नमस्कार, आदाब दोस्तों। गुफ्तगू में आज जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात कराने वाले हैं उनका दखल बड़े मखसूस अंदाज में फ़न व अदब की दुनिया से है। उनके वालिदैन हिंदी साहित्य के बहुत मशहूर कथाकार, उपन्यासकार हैं दोनों, और वो ख़ुद अपने आप में एक बहुत मशहूर कथक डांसर हैं। जी हाँ, हमारी मुराद है रचना यादव जी से। स्वागत रचना जी आपका दूरदर्शन स्टूडियो में। शुक्रिया। एक बहुत अलग किस्म की ज़िंदगी से आपको मिली है, या मैं इस तरह से कहूँ कि जहाँ माता पिता दोनों साहित्य के बड़े नाम हों और बेटी का रुझान खेलों में हो और डांस में हो, तो एक जीवन यात्रा, ये सफ़र बड़ा मज़ेदार रहा होगा। आपसे बहुत सारे हमारे नाज़रीन जानना चाहेंगे कि क्या याद आता है उस समय जब इन दोनों महान प्रतिभाओं के बीच में आप खुद को बड़ा होते हुए देखती होंगी, या जो लोग आपके घर उस वक्त आते होंगे, बड़े बड़े साहित्य के जाने माने लोग, क्या याद आता है? यादें तो बहुत हैं। रोज़ शाम को हमारे यहाँ बैठक लगती थी, लगभग रोज़ शाम को, अगर हमारे यहाँ नहीं तो किसी और के यहाँ। और क्योंकि मैं छोटी थी तो अक्सर साथ ही चली जाती थी, क्योंकि अकेली घर में नहीं छोड़ सकती थी मम्मी। तो लेखक आते थे। बचपन के दिनों का मुझे याद है जब कमलेश्वर जी, राकेश जी और ट्रायो जो था इनका, ट्रायो, ये तो रोज़ ही मिलना होता था। हाँ, राजेंद्र जी, तो या तो हमारे घर में या राकेश जी के घर में या कमलेश्वर जी के घर में हम लोग मिलते थे। कमलेश्वर जी की भी एक बेटी थी, हम दोनों हम उम्र हैं, तो बहुत खेलते थे। तो ये सब यादें, साहित्यिक बातें तो समझ नहीं आती थी, तो हम लोग अपने में ही मस्त रहते थे। उसके बाद एक दौर आया जब कॉलेज के टीचर्स और कुछ और मम्मी और पिताजी के मित्र थे, अजित कुमार जी, अजित कुमार जी, स्नेह जी, डॉक्टर निर्मला जैन, इन लोगों के नामवर जी। तो हर दूसरे दिन तीसरे दिन कोई ना कोई, शानी जी, बहुत सारे लेखक भी आते थे और जमावड़ा, बातें हो रही हैं, बहसें हो रही हैं, बहुत गर्म बहसें भी होती थी। तो ये सब मुझे याद, बहुत अच्छी तरह याद है। और कभी कभी तो इतनी गर्मा गर्मी हो जाती थी कि लगता था कि अब कल से तो ये लोग कोई नहीं आएंगे, पर अगले दिन फिर सब इकट्ठे होते थे। तो वो सब एक चलता था, वैसा ही एक माहौल था जिसमें मैं बड़ी हुई हूँ। रचना जी का इशारा नाजरीन उस कहानी के उस आंदोलन से है जो हिंदी साहित्य में नई कहानी के नाम से मशहूर है, और उसके 3 स्तंभ माने जाते हैं, राजेंद्र यादव और कमलेश्वर, मोहन राकेश। वो तीनों की तरफ शायद आप कहना चाहती हैं। रचना जी, इसके बाद में आज अगर हम देखें तो आपकी पहचान एक मशहूर कथक डांसर के रूप में, रदर कथक गुरु के रूप में आपका एक इंस्टीट्यूट आप चला रही हैं। गुरु तो बहुत बड़ा होता है। मैं डांसर और टीचर सिखाती हूँ, कथक टीचर के रूप में। हाँ, तो ये सफ़र, ये यानी कथक से जुड़ाव आपका कब शुरू हुआ और यहाँ तक कैसे आप पहुँची हैं? कथक का जुड़ाव मेरा अपने जीवन के काफ़ी एक लेट एज में हुआ, जो कि थोड़ा सा अलग, डिफरेंट है बाकी कथक डांसर से जो बचपन से ही सीखते। मैंने भी शुरू किया था बचपन से सीखना। मेरी माँ को बहुत शौक था कि मैं कथक सीखूं। मनु जी को? जी। वो खुद का कभी उनकी रुचि रही? उनका बहुत रुचि थी जब वो कॉलेज में थी, और उनका मन था कि सीखे, पर उस समय शायद इतने साधन नहीं थे, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, तो वो नहीं, उनका कभी सपना पूरा हो पाया। थोड़ा बहुत स्कूल कॉलेज के लिए करती थी वो, अपने आप ही कंपोज करके छोटे छोटे गानों पे लड़कियों को वगैरह को सिखाती थी। तो शायद उनका ये सपना वो मेरे ज़रिए वो उन सपने को पूरा करना चाहती थी। पर उस समय मुझे बिल्कुल, स्कूल में करती थी मैं, बहुत रेगुलरली कथक डांस करती थी, और स्कूल के फंक्शंस में मुझे हमेशा कथक के लिए लिया जाता था। पर उसको सीरियस तरीके से, एक रेगुलर तरीके से मैं नहीं सीखना चाहती थी। बल्कि मम्मी ने एक गुरुजी, जो रवि जैन जी मेरे पहले गुरुजी थे, वो आते थे घर सिखाने के लिए, पर 1-1.5 साल बाद उनको भी लग गया कि इसको कोई रुचि नहीं है ज़्यादा। क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में बहुत रुचि थी मेरी। मैं बास्केटबॉल खेलती थी, एथलेटिक्स में थी, स्कूल टीम्स में थी, तो उस समय मेरा बहुत रुझान था। तो कॉलेज को रिप्रेजेंट करती थी या? जी, स्कूल को रिप्रेजेंट करती थी बास्केटबॉल में, फिर बाद में कॉलेज को भी रिप्रेजेंट करती थी। तो उस समय बहुत रुझान था। ये मैं बात कर रही हूँ जब मैं 7-8 साल की थी, 9 साल की थी, फिर उन्होंने छोड़ दिया। बहुत बाद में जाके फिर मेरा जीवन ही, मेरी लाइन ही अलग हो गई। मैं एडवर्टाइजिंग में चली गई, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पोस्ट ग्रेजुएशन करके एडवर्टाइजिंग में।
ये तो एक बहुत ही अचानक ये मेरे जीवन में जो ये मोड़ आया वापस नृत्य की ओर, और ये इस तरह आया कि जो मेरी उसके बाद जिससे मैंने ट्रेनिंग ली, जो मेरी जिनको मैं अपना गुरु मानती हूँ, जिससे सबसे मैंने लंबे समय तक ट्रेनिंग ली है, अदिति मंगलदास जी। उनका एक नया प्रोडक्शन होने वाला था और मेरे हस्बैंड फोटोग्राफर हैं। अच्छा। तो उन्होंने मेरे हस्बैंड को ये असाइनमेंट दिया था कि उनकी प्रमोशन के लिए या उनका पूरा वो पैकेज कवर करने के लिए, तो वो मुझे ज़बरदस्ती खींच के ले गए इस कार्यक्रम में। और बल्कि मुझे याद है कि मैं बोल रही थी कि मुझे कोई रुचि नहीं है, तो बोले नहीं नहीं चलो। और मैं कमानी गई थी उनका ये देखने, और उसके बाद मैं एकदम इतनी ज़्यादा स्तब्ध रह गई थी और कुछ अपने आप को भी बोल रही थी कि क्यों मैंने छोड़ा। और उसके बाद से मेरी रुचि वापस आई और फिर मैंने कथक को फिर से उठाया और फिर से सीखना शुरू किया। और फिर मैं जो मेरे गुरु थे रवि जैन जी के, उनके पास गई 2-2.5 साल उनसे, फिर अपनी बेसिक्स को थोड़ा सा याद किया, उसको रिफ़्रेश किया। फिर मैं अदिति दी के पास आई, उनके साथ मैंने करीब 10-1 साल सीखा। उसके बाद मैं फिर अपना काम करने लगी, उनके साथ सीखा और उनके प्रोडक्शन यूनिट में डांस किया कई साल। उसके बाद मैं फिर अपना काम, अपने प्रोडक्शंस, अपनी कोरियोग्राफी, अपना इंस्टीट्यूट शुरू किया। पर साथ साथ क्योंकि अदिति जी बहुत व्यस्त रहती थी, बहुत ट्रैवल करती हैं, बहुत जगह परफॉर्म करती हैं, तो मैंने पंडित जयकिशन महाराज जी से, जो बिरजू महाराज जी के बड़े पुत्र हैं, उनसे मैंने करीब 5-6 साल शिक्षा ली। अच्छा, कथक से जुड़ा कोई ऐसा लम्हा जो आपको बहुत सघन लगता हो, बहुत याद आता हो और आप हमारे नाजरीन से शेयर करना चाहें? पहला तो ये था कि जब मैं अदिति जी के साथ सीखना शुरू किया था, तो मैं एज अ स्टूडेंट जाती थी वहाँ पर। और फिर ऐसा हुआ कि वो लोग, उनका अपना परफॉर्मिंग यूनिट था, जो कि प्रोफेशनल डांसर्स थे जो उनके साथ परफॉर्म करते थे, वो लोग भी वहीं आते थे अपना रियाज, अपनी प्रैक्टिस करने। फिर हमारी क्लास भी चलती थी उसके बाद। तो जब पहली बार उनमें से एक को अचानक छोड़ना पड़ा, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रही थी बेबी। अच्छा। और अचानक मुझे अदिति जी ने कहा कि इसकी जगह तुम करोगी। सब्स्टिट्यूट आपको किया? हाँ, तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि ये मौका मिल रहा है आपको। जी। तो क्योंकि उस समय मेरा कथक में तो बहुत, ये थोड़ा सा कंटेम्प्रेरी था पीस, और क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में रही हूँ, जिम्नास्टिक्स वगैरह करती थी, तो मेरा थोड़ा कंटेम्प्रेरी बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सी बेहतर थी। आप पिकअप कर लेते, फुट स्टेप्स वगैरह आसानी से पिकअप कर लेती? हाँ, तो वो मेरा पहला, वो बहुत ही एक यादगार, हम लोग बैंगलोर गए थे परफॉर्म करने, तो वो एक जब लम्हा था जब उन्होंने कहा कि आप तुम करोगी, तो वो मेरे दिमाग में कभी नहीं जाएगा, क्योंकि वहाँ से मेरी परफॉर्मेंस जर्नी शुरू हुई थी असल में उनके साथ। तो वो एक बहुत ही यादगार लम्हा है। फिर ऐसे तो बहुत हैं, जब मैंने अपना पहला प्रोडक्शन, अपनी कोरियोग्राफी पहली बार पूरी अपने इंडिपेंडेंटली करके परफॉर्म की थी, तो अच्छी बुरी उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स थी, उनको बाद में ठीक किया। पर एक उस सेटिस्फैक्शन का कि ये आपकी कोरियोग्राफी, आपका कॉन्सेप्ट है, आपने पूरी तरह इसको अपने आप इंडिपेंडेंटली इसका जी तो कंसीव किया है आपने वो? जी, कंसीव किया और उसको फिर ढाला है नृत्य में, कोरियोग्राफी की है। तो वो एक बहुत ही अजीज वो होता है, अनुभव है जी। इन दिनों क्या व्यस्तताएं आपकी हैं? बहुत व्यस्तताएं हैं। मेरा इंस्टीट्यूट है गुड़गांव में, और जैसा मैंने कहा कि अब तो नृत्य ही मेरा प्रोफेशन है, तो मैं परफॉर्म करती हूँ, सिखाती भी हूँ, और उसके साथ साथ मेरे पिताजी के गुजरने के बाद हंस पत्रिका, जो कि हिंदी साहित्य की सबसे बड़ी पत्रिका है, उसका भी जिम्मेवारी मेरे ऊपर आ गई। और इसके पीछे भी बहुत ही दिलचस्प बात है कि जब मैं अपने पिताजी से मिलती थी, जब उनको बीमार रहने लगे थे, थोड़ा सा उनको लग रहा था कि अब मेरा समय आ रहा है, बहुत दिन तक नहीं मैं खींच पाऊंगा, तो हंस की चिंता उनके दिमाग में बहुत थी। अच्छा। बहुत, क्योंकि उन्होंने अपना 20-25 साल पूरी तरह हंस को दे दिए थे। वो जीते, सांस लेते, सोते, खाते, वो हंस ही उनके दिमाग में वो था। और उसको जिस मुकाम पे पहुंचाया था उन्होंने अकेले, उस समय मुझे नहीं समझ आता था। पर अब जब मैं हंस में हूँ तो मैं देखती हूँ कि
वो जो अकेले कर कितनी बड़ी गए, चुनौती हम होगी। 10 लोग नहीं कर पाते हैं। तो वो बोलते थे हंस का क्या होगा, तुमको देखना पड़ेगा। और मैं बोलती थी देखिए मेरा साहित्य से कोई लेना देना ही नहीं है, मेरा लाइन ही नहीं है, मैं तो डांस करती हूँ ना, मैं आपके भी हंस आती हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता है, तो आप मेरे भरोसे तो रहिए ही मत। पर उन्होंने क्या किया, मेरा नाम देना शुरू कर दिया प्रबंध निदेशक में। तो और मैं बोलती थी कि देखिए अब क्या कर रहे हैं, मैं जाती नहीं हूँ, कोई कल को मुझसे कुछ पूछ लेगा, मुझे तो मालूम भी नहीं है हंस के बारे में इतना, ये तो गलत है। तो बोले हम तो चले जाएंगे, फिर तुम्हारे ऊपर है, तुम देख लो, तुम्हें करना है करो, हम कभी उन्होंने मेरे ऊपर प्रेशर नहीं डाला। और 28 अक्टूबर 2013 को वो गए और 1 नवंबर को हम लोग ऑफिस में थे, हंस के कार्यालय में थे। और एक बार भी मेरे दिमाग में ये ख्याल नहीं आया कि अब इसको बंद करें, सबको बोलें कि अब आप अपने अपने रास्ते जाएं, अपने दूसरी नौकरियां ढूंढ लें और इसको किसी को दे दें, क्या करें, कभी नहीं। वो एकदम क्या हुआ, क्यों हुआ कि मैंने तुरंत वो जिम्मेवारी ले ली, आज तक मैं समझ नहीं पाई। पर उसके बाद से मैंने कभी फिर मैं समझ सकता ये सोचा भी नहीं कि हंस किसी और को दे दें या बंद कर दें। ये तो वो एक जिम्मेवारी मेरे ऊपर है। तो ये पूरा मेरा नृत्य का जो है प्रोफेशन और हंस, ये दो प्लस मेरा घर। नहीं, राजन जी ने जितना बड़ा ये कदम था, नाज़रीन ये पत्रिका हंस आपको मालूम होगा कि उपन्यास सम्राट और भारत के गोरकी कहे जाने वाले मुंशी प्रेमचंद ने स्थापित की थी 1930 के आसपास। और ये लगभग 26 साल के बाद 1956 के करीब बंद हो गई आर्थिक कारणों से। उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटे ने इसको मुश्किल में पाया कि इसको जारी रखना मुश्किल होगा। और इसके बाद में तकरीबन दूसरे 30 साल बाद यानी 1986 से राजेंद्र यादव जी ने, रचना जी के पिताजी ने, ये बहुत बड़ा काम अपने हाथों में लिया और हंस का पुनर्प्रकाशन, दोबारा प्रकाशन शुरू किया। और आज ये पत्रिका हिंदी साहित्य की सबसे मशहूर, सबसे बड़ी पत्रिका मानी जाती है। और ये बहुत छू लेने वाली बात है रचना जी कि पिता पुत्री की ऐसी समीकरण कि आपने जो आपकी बुनियादी जुड़ाव आपका उसमें नहीं था, लेकिन आपने अपने आप को उससे जोड़ा, और न सिर्फ जोड़ा बल्कि उसमें कुछ अपना बहुत वैयक्तिक, बहुत निजी किस्म का योगदान भी दिया। आज हंस की स्थिति क्या है? आप उसके इस काम से, जो कि बुनियादी तौर पे आपकी रुचि का नहीं था, लेकिन अब तो पूरा टाइम आपका काफ़ी वक्त उससे जुड़ता लगा हुआ है। बिल्कुल। और इसमें कुछ आपने बड़े इनोवेटिव प्रयोग किए हैं, उसके बारे में कुछ बताइए कि क्या है आपने किया है। जी देखिए, हंस जैसा मैंने कहा कि वो जिस स्तर की और जितनी बड़ी पत्रिका है, वो एक अकेले व्यक्ति से तो वो चला गए। पर तो एक जो बहुत अच्छी बात थी कि हंस की जो पूरी टीम है, जो पिताजी के साथ भी थी, बहुत ही समर्पित टीम है, इमोशनली कम्प्लीटली कनेक्टेड विद हंस की टीम है, और वो अभी तक है। अगर वो लोग नहीं होते तो शायद हंस मैं नहीं चला पाती। संजय जी हैं, संजय सहाय जो हमारे संपादक हैं जी, ये भी वो लिख कर गए थे। उनका पूरा जो योगदान हंस में है बिल्कुल सेल्फलेस है संजय जी का। और बाकी जो पूरी मंडली है वो भी पूरी तरह से समर्पित है। तो उन सब के साथ ये संभव हो पाता है कि हम लोग हंस को अभी भी जीवित अच्छा, हंस में आपने कुछ प्रयोग किए, जैसे हिंदी साहित्य को, ख़ासतौर पे हिंदी के मशहूर कहानीकारों की कृतियों को आपने दूसरी भाषाओं में, खासकर अंग्रेज़ी में है ना, पहुंचाने की कोशिश की। जाहिर है कि अब वो एक इसकी जो रीच है वो बढ़ेगी, और जो हिंदीतर जो हैं पाठक हैं वो भी हिंदी के कहानीकारों को पढ़ेंगे जी। ये कोशिश कब से शुरू हुई, पहली कोशिश कैसी रही, इसका रिस्पांस क्या मिला, वो थोड़ा सा बताइए। तो ये पिछले साल हम लोग ने जनवरी में ही पहला इसका जो एडिशन है वो लॉन्च किया था, जिसमें हमने 13 कहानियाँ चुनी थी 1986 से 1990 के समय की। कुछ बहुत ही चुनिंदा कहानियाँ जो मेरे पिताजी की भी कुछ प्रिय संपादित कहानियाँ थी, उनको लेके उनका हिंदी में अनुवाद करके, वो अंग्रेजी में अनुवाद करके, तो पहला संस्करण। उनका चुनाव का तरीका क्या था? किन कहानियों उनका चुनाव का तरीका ये था कि पिताजी ने कुछ 25 कहानियाँ, मेरी प्रिय संपादित कहानियाँ उस समय की निकाल के एक किताब बनाई थी। और ये उनका भी आइडिया था कि ये उसके फिर अगले पीरियड की इस तरह से कुछ कुछ कहानियाँ जो लोकप्रिय रही हैं, जिनकी पर बहुत चर्चा रही है, तो उसी में से हमने चुनी थी। उन्हीं कहानियों में से हमने कुछ 12-13 कहानियाँ। अब योजना ये है कि हर साल जी, अब हमारा दूसरे पे काम चल रहा है। अधिकतर अनुवाद हो गए हैं, बस 1-2 अनुवाद बचे हैं, वो होके हमारा दूसरा संस्करण निकल आएगा इसका, जिसमें हमने कुछ और कहानियाँ, 12 कहानियाँ और चुनी हैं। तो इसी तरह हम धीरे धीरे
जिससे कि जो हिंदी नहीं पढ़ता है पाठक उसको भी मुहैया करा दें, हाँ, और कुछ ये समझ में आए कि हिंदी साहित्य कितना समृद्ध है और कितना अच्छा लिखा जाता है, क्योंकि आजकल जो हिंदी नहीं पढ़ता है उसको मालूम भी नहीं है कि हिंदी साहित्य कितना साहित्यकार एक सवाल मेरे जहन में उठ रहा है रचना जी कि अनुवाद अपने आप में एक बहुत जटिल और चुनौतीपूर्ण काम है, बहुत ज़्यादा, और उसमें भी जो साहित्य है यानी कहानियों का जब आप अनुवाद करते हैं तो अनुवादक के लिए ज़रूरी है कि वो अपने आप को उसमें पूरी तरीके से डूब जाए, सोख कर ले, इमर्स कर ले खुद को उसमें, तभी वो, और इसके बाद भी अगर उसका दोनों भाषाओं पर अच्छा नियंत्रण नहीं है, एक बात तो ये, और सबसे बड़ी बात परिवेश जिसमें वो कहानी बुनी गई है, जिस परिवेश से कहानी आई हुई है, उसको लगभग उसी सघनता के साथ या उतनी ही ईमानदारी के साथ दूसरी भाषा में पहुंचाया जा सके, ये काम बहुत मुश्किल है। और ऐसे ट्रांसलेटर्स को ढूंढना एक बात, और दूसरी बात बहुत लोग शायद होंगे भी नहीं जो कि उसकी जो लिटरेरी वैल्यू है उससे कॉम्प्रोमाइज़ किए बगैर हिंदी की कहानी को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर दें। ये काम, इस बारे में थोड़ा बताइए, चूँकि लगेगा लोगों को कि भाई ये कितना बड़ा काम है। जी, मुश्किल हुई थी हम लोगों को, पर फिर सौभाग्य से हमारे साथ कुछ बहुत ही अच्छे ट्रांसलेटर्स जुड़े। रूथ वनीता जी हैं, रक्षांदा जलील हैं, ईरा पांडे हैं, वंदना सिंह हैं, बहुत और भी रंजना श्रीवास्तव हैं, घनश्याम शर्मा हैं, तो अशोक जी हैं। तो उन लोगों ने बहुत मन से इस काम को किया, बहुत ही मन से, और ये लोग सब बहुत एक्सपीरियंस्ड ट्रांसलेटर्स, अनुवादक हैं, तो हमको उन सब का योगदान मिला और बहुत अच्छे ट्रांसलेशंस हुए। और उसके बाद फिर संजय सहाय ने एक एक ट्रांसलेशन को पूरा एकदम एक पूरी परिष्करण किया, उसका बहुत किया। एक लाइन को समझ के, पहले हिंदी की कहानी को समझ के उसमें फिर चेंजेस करवाए, नहीं करवाए, तो उस पर बहुत समय हम लोगों ने दिया। सबसे ज़्यादा समय उसी में लगा, 5-6 महीने की ये प्रक्रिया थी पूरी, और उसके बाद हम लोग ने इसको निकाला। जो हमारा दूसरा संस्करण है उसमें हम लोग कुछ नए यंगर अनुवादकों के साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है कि बहुत लोग ये काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी समझ दोनों भाषाओं पे पकड़ अच्छी है। और हमको कुछ जो अनुवाद आए हैं बिल्कुल यंग अननोन नेम हैं, पर अच्छे अनुवाद आए हैं, बहुत अच्छे अनुवाद आए हैं। अच्छा, इस दौरान यानी आजकल जो पत्रिका का सर्कुलेशन है वो कितना है इस चुनौती के युग में, जबकि शायद हर पत्रिका का सर्कुलेशन कम हो रहा है? आपकी जो एडवर्टाइजिंग की और IIMC की बैकग्राउंड है, कुछ काम आई इस काम को आगे बढ़ाने में? क्योंकि वही मेरी स्पेशलाइजेशन वही है, तो मेरा पूरा जो ध्यान केंद्रित रहता है वो हंस की फाइनेंसेस और मार्केटिंग पे रहता है, और संजय जी जो है वो कंटेंट है उसका, हाँ, वो उस पे ध्यान देते हैं। हम लोग आपस में साथ बातचीत, हमारी डिस्कशंस होते हैं, पर मेरा ध्यान इसकी तरफ रहता है। सर्कुलेशन हम लोगों का जो था, जो बाबूजी पिताजी छोड़ के गए थे, हम उसी पे टिके हुए हैं। शुरू में थोड़ा सा बढ़ा था, फिर वापस वहीं पर आ गया। उसके कारण पर ये बहुत एक चुनौती भरा हुआ काम है, सिर्फ हंस के लिए नहीं, आज हर पत्रिका के लिए, क्योंकि पढ़ने की जो आदत है, हार्ड कॉपी पढ़ने की आदत, वो कम होती जा रही है। क्यों हो रही है? नेट, इंटरनेट, टेलीविज़न, समय, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ऐसा नहीं लगता आपको कि इवन एक कहानी को पढ़ने का वक्त, यानी जो आदमी का जो अटेंशन स्पैन है, वो अब कम या सिकुड़ता जा रहा है? बिल्कुल। तो वो उसके पास इतना वक्त ही नहीं होता कि प्रिंटेड कॉपी भी होगी, हार्ड कॉपी भी उसके पास में होगी, तो उसे पढ़ने में, वही मैं बोल रही हूँ, समय बहुत बड़ा है कि आपका आज पूरा जीवन इतना आपाधापी में गुजरता है कि आपको शायद पढ़ने का समय, शायद गाड़ी में आप जब ऑफिस जा रहे हैं या कहीं यात्रा कर रहे हैं, ट्रेन में या प्लेन में, तब शायद थोड़ा बहुत जिसको शौक है वो पढ़ लेता है। नई कुछ योजनाएं हैं आपकी हंस को लेकर? ऑनलाइन, हम लोग ऑनलाइन काफ़ी ज़्यादा शुरू कर दिया है। ऑनलाइन हमारी पत्रिका हमारी वेबसाइट पे मिलती है। हम सारे अपने पुराने अंक, हंस के पुराने अंक की बहुत डिमांड है, बहुत ज़्यादा, खासकर विशेषांकों की, कि जो शोध विद्यार्थी होते हैं, शोधार्थी होते हैं, ये लोगों को काफ़ी उसमें मटेरियल मिलता है, तो वो सब अब ऑनलाइन उपलब्ध है और ऑनलाइन सेल हमारी बढ़ती जा रही है। एक बहुत अहम हिस्सा आपके जीवन का छूट रहा है,
वो है आपका अपनी मम्मी से जो रिश्ता, जुड़ाव, जो आपकी जो वक्त आपने उनके साथ गुजारा है। एक उनका स्वास्थ्य अब कैसा है, और दूसरी बात ये कि उनकी कौन कौन सी यादें, कौन कौन सी स्मृतियां हैं जिनको आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहती हैं। मम्मी अब मेरे साथ ही रहती हैं, तो क्योंकि अब वो 89 89 साल की हो गई हैं, और स्वास्थ्य बहुत ठीक नहीं रहता। फिज़िकली तो ठीक है, पर थोड़ा सा याददाश्त वगैरह काफ़ी कमज़ोर हो गई है अब, तो इतना लिख नहीं पाती हैं, लिखती नहीं हैं। रोज़ शाम को एक पन्ना लिखती हैं, चाहे वो, हाँ, वो आज क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जितना भी उनको पर से कहानियाँ वगैरह नहीं। उनके साथ क्योंकि वो कॉलेज में पढ़ाती थी, तो वो 1-2 बजे घर आ जाती थी, मैं स्कूल से 1-2 बजे घर आ जाती थी। उस समय पिताजी तो नहीं होते थे, वो तो ऑफिस में, हंस में होते, तो मेरा अधिकतर समय उन्हीं के साथ गुजरता था। तो शाम को हम लोग साथ बैठ के शाम को चाय पीना, फिर हम बाज़ार जाते थे, सब्ज़ी लाना, ये वो उनको खुद करना बहुत अच्छा लगता था। सब्ज़ी खुद लाएंगी। उस वक्त का थोड़ा सा कुछ शेयर करना चाहेंगी जबकि बहुत जटिल स्थितियां रही होंगी तीनों लोगों के बीच में, और ऐसा कुछ जबकि मनु जी ने बहुत जटिल संघर्ष की, बड़े संघर्ष का सामना किया, उस वक्त आप जाहिर उनके साथ ही में होंगी। हाँ, मैं उनके साथ थी, पर एक चीज़ मैं कहूँगी कि मुझे जब छोटी भी थी तो मुझे कुछ आभास तो होता था कि कुछ चीज़ें ठीक नहीं हैं, पर उन्होंने कभी मुझे उसका मेरे ऊपर उसका असर नहीं होने दिया। कभी उन्होंने ऐसा नहीं हुआ कि मुझे निगलेक्ट किया हो, या मुझे क्योंकि वो अपने में ही अपनी ही प्रॉब्लम्स में इतनी उलझी हैं कि उन्होंने मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया। उनका पूरा ध्यान मेरी तरफ हमेशा रहा है। तो ये मैं ज़रूर कहूँगी कि इतना उन्होंने सब समस्याओं के बावजूद जो एक आम जीवन होता है उसको कभी नहीं छोड़ा। जैसे मुझे याद है कि उनका जो लिखने का समय था, शाम को वो बैठ के लिखती थी, तो वो लिखने का समय था। उस समय मुझे भी पता था कि अभी मम्मी को डिस्टर्ब नहीं करना है, उस समय तुम अपना काम करो, होमवर्क करो, जो भी करना है, ये 2 घंटा मम्मी लिख रही हैं। या कभी कभी रात को बैठ के लेट लिखती थी, उनको रात को देर तक लिख सकती थी, सवेरे सवेरे उठ के उनसे कॉलेज भागना होता था। कभी बहुत अंतरंग किस्म की एक जो माँ बेटी की समीकरण होती है, ख़ासतौर पर बड़ी होती हुई बेटी में और माँ में, और चीज़ें समझ में आने लगती हैं, उस वक्त की कोई चीज़, कोई घटना, कोई ऐसी दिमाग में आती हो जो आपको याद हो अच्छी तरह? हाँ, बहुत सारी याद हैं। मेरे ख्याल से जब पापा और मेरी तो शादी हो चुकी थी, पर जब पापा और मम्मी ने अलग रहने का निर्णय किया, वो जो एक बहुत सारे मेरे साथ उन्होंने डिस्कशंस किए, उन बातचीत की, क्यों क्या। और मुझे याद है कि बल्कि मैं उनका सपोर्ट करती थी कि तुमको, अगर तुमको अलग रहने में खुशी है तो तुम अलग रहो, कोई ज़रूरी नहीं है कि तुम लोग साथ रहो और इतने नाखुश रहो। और सचमुच अलग रह के वो लोग रोज़ फ़ोन पे बात करते थे, रोज़ सवेरे फ़ोन पे बात करके एक दूसरे का हालचाल। और उनकी मित्रता शायद अलग रहने के बाद बहुत अच्छी हो गई थी। कुछ भी अगर मम्मी की तबीयत ख़राब होती थी तो दौड़ के पिताजी आते थे, वही अस्पताल लेकर जाते थे, या उनकी तबीयत ख़राब हो जाती थी तो मुझे लगा कि ये एक बहुत हेल्दी किस्म का था। अच्छा ही हुआ। तो उस समय की उनकी उलझने, उनकी टेंशन्स, उनके दिमाग में जो सारी असमंजसें चल रही थी, तो वो मुझसे मेरे साथ शेयर करती थी। तो ये सब कुछ जाहिर है कि सामान्य बच्चों की तरफ से तो नहीं था, तो दूसरे बच्चे लगा, और उसमें आप किसी एक बहुत शायद अजीबोगरीब स्थिति से गुजर रही होंगी उस दौरान। हाँ, मैं गुजर रही थी, पर ये शायद मैंने अपने पिताजी और अपनी मम्मी से ही इनहेरिट किया है कि जैसा मैंने कहा कि हम लोग का आम जीवन चलता रहता था। ये सब टेंशन चल रहा है घर में, पर अगर शाम को लोग मेहमान आ रहे हैं घर में तो वो खाना भी बना रही हैं, लिख भी रही हैं, कॉलेज भी जा रही हैं, वो सब चलता था, और हंसी मजाक हो रही है, सब हो रहा है। तो शायद ये मैंने भी इनहेरिट कर लिया कि मैं उनके साथ जाती थी, बातचीत करती थी, पर उसका असर मैं अपने जीवन में नहीं आने देती थी। मेरा एक अपना परिवार था, वो चल रहा था, मैं निकलती थी तो उसको मैं साइड में कर लेती थी। अच्छा, आखिर में चलते चलते मन्नू भंडारी जी जिस स्तर की कहानीकार हैं, पूरा हिंदी जगत कम से कम उसको मानता और स्वीकार करता है,
थोड़ा सा कुछ भी उनके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए कि इसकी शुरुआत कैसे हुई और शायद बासु चटर्जी के साथ में किस तरह से वो क्या क्या हुआ। बासुदा से तो सारा आकाश के समय ही एक बहुत ही घनिष्ठ रिश्ता हो गया था। जब सारा आकाश बनी थी तो उनका आना जाना, और उसके बाद बहुत घनिष्ठता हो गई। तो फिर रजनीगंधा की बात आई, कैसे आई ये तो मैं नहीं जानती हूँ कि उन्होंने शायद कहानी पढ़ के मम्मी को बोला कि इस पे मैं बनाना चाहता हूँ। मम्मी का ये तो छोटी सी कहानी है, इस पे क्या बनेगी, नहीं मैं बनाऊँगा। खैर वो बनी। दिल्ली में ही शूटिंग हुई, अधिकतर शूटिंग दिल्ली में ही हुई थी, डिफेंस कॉलोनी में। और मैं जाती थी शूटिंग में, तो मुझे तो शूटिंग का मज़ा आता था कि शूटिंग में जा रहे हैं और ये सब। तो मुझे वो यादें बहुत ताज़ा, हम लोग जा रहे हैं, फिर शूटिंग हो रही है, शाम को सब मिल रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो वो सब याद है। और फिर जब रजनीगंधा रिलीज़ हुई थी तब इतना सोचा भी नहीं था कि ये अचानक इतनी हिट हो जाएगी। और शायद यही एक फिल्म थी जिसको फिल्म फेयर अवार्ड और क्रिटिक्स अवार्ड दोनों साथ ही मिले थे एक ही साल में। तो इतना ना मम्मी को उम्मीद थी, ना शायद बासुदा को उम्मीद थी। तो ये एक हो गया। और वो पूरा प्रोसेस के कुछ काफ़ी शूटिंग के, और अमोल जी और विद्या जी के साथ शाम को बैठ के बातें करना, क्योंकि वो लोग भी, उनकी भी शायद दोनों की पहली फिल्म थी, तो कोई इतना स्टार वैल्यू वाली बात नहीं थी जी। सलील चौधरी जी, तो ये सब मुझे यादें हैं दिमाग में, और अच्छी यादें हैं। रचना जी, बहुत अच्छी बातें आपसे हो रही हैं और इतनी सघन, इतनी निजी बातों को आपने हमारे दर्शकों के साथ शेयर किया। ख़ास तौर पे बड़ी जिज्ञासा हिंदी के पाठकों को ज़रूर रही होगी कि भाई इतने महान कहानीकार, इतनी महान लेखिका और उनकी संतान आप हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मनु जी के स्वास्थ्य के लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएँ। आप दूरदर्शन के स्टूडियो आई, आभार आपका। नाजरीन, ये थी रचना यादव जी, मशहूर कहानीकार राजेंद्र यादव जी, मशहूर कहानीकार और उपन्यासकार मनु भंडारी जी की बेटी, अपने आप में एक मशहूर नृत्यांगना। हमें उम्मीद है कि आपने इनके ज़रिए से न सिर्फ रचना जी के जीवन के बारे में, बल्कि राजेंद्र जी और मनु भंडारी जी के बारे में भी कुछ बातें ज़रूर आपको पसंद आई होंगी। इस प्रोग्राम के बारे में अपनी प्रतिक्रियाएँ ज़रूर हमें भेजिए। अगले शुमारे में किसी और शख्सियत से आपकी मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब।